हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं हूँ गणेश कसौधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के वेरिएंट चैप्टर का एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम हिमांक अवनमन क्या होता है, हिमांक क्या होता है और हिमांक अवनमन पर जितने फार्मूले बनते हैं, रिलेशन बनते हैं, आज उसको डिस्क्राइब करेंगे, परिभाषित करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हिमांक, पहले तो जाने हिमांक क्या होता है। हिमांक मतलब फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हिमांक क्या होता है? सबसे पहले हिमांक की परिभाषा हम जानेंगे, उसके बाद हिमांक को अवनमन को देखेंगे। तो एक बात हम बता दें कि अगर कोई द्रव है, ये द्रव है, ये किसी टेम्परेचर पर होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। बट जब इसे टेम्परेचर डाउन किया जाएगा, टेम्परेचर डाउन किया जाएगा, इनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जब धीरे धीरे कम होती जाएगी तो इनके मॉलिक्यूल्स पास पास सटते जाएंगे और ऐसे पास पास आते जाएंगे। और जब एक समय ऐसा आएगा, टेम्परेचर डाउन करने पर एक समय ऐसा आएगा कि सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइंड होकर के एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड फॉर्म में। तो वह ताप, जिस ताप पर ये लिक्विड सॉलिड फॉर्म में ठोस अवस्था में बदलने लगता है, वही ताप इसका क्या होगा? हिमांक कहलाता है। वही ताप क्या होता है? हिमांक कहलाता है। कोई द्रव अथवा जल जिस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उस ताप को उस द्रव अथवा जल का हिमांक कहते हैं। ये तो रहा हिमांक की एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा देखिए क्या होता है हिमांक का। हम 2-3 परिभाषा हिमांक के से रिलेटेड देंगे। मान लेते हैं कि ये है द्रव और यहाँ पर ये जल है, मान लेते हैं जल, और ये है बर्फ, क्या है? आइस, जो कि ये सॉलिड फॉर्म में है और ये है लिक्विड फॉर्म में। ये सॉलिड फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में। दोनों में अंतर ये है कि इनके अणु दूर दूर हैं, इनके अणु दूर दूर हैं और इनके अणु बहुत पास पास हैं। इनके अणुओं के बीच अंतरा अणुक स्थान बहुत कम है और इनके अणुओं के बीच अंतरा अणुक स्थान अधिक है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, अणु दूर दूर होने लगते हैं। इसी प्रकार जब टेम्परेचर डाउन करते हैं, ताप कम करते हैं, तो उल्टा अणुओं की दूरी बढ़ने के बजाय अणुओं की दूरी घटने लगती है। जब हम इस द्रव का ताप धीरे धीरे कम करते हैं तो अणुओं के बीच की दूरी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। और जब इनके बीच की दूरी कम हो जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब इनके अणुओं के बीच की दूरी ठोस के अणुओं के बीच की दूरी के बराबर रह जाता है, तब ये द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर द्रव के अणुओं के बीच अंतरा अणुक स्थान ठोस अणुओं के अंतरा अणुक स्थान के बराबर होने लगता है, तो वह ताप क्या होता है? इस द्रव का हिमांक कहलाता है। वह ताप क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। अगली परिभाषा देख लें, तीसरी परिभाषा। और तीसरी परिभाषा से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक रहेगा। ये है द्रव और इसे हम बंद कर देते हैं एक बर्तन में और ये वाष्पित होने लगता है, वेपर प्रेशर बनाने लगता है, वाष्प दाब बनाने लगता है, वाष्प दाब। और यही द्रव को हम ठोस अवस्था में रख करके और इसे बंद कर देते हैं एक बर्तन में, तो यहाँ पर वाष्प दाब बहुत कम होता है।
ये ठोस का वाष्प दाब बहुत कम और ये जल का वाष्प दाब अधिक। वाष्पन की क्रिया से ही वाष्प दाब बनता है, वाष्पन की क्रिया से ही वाष्प दाब बनता है। ताप बढ़ाते हैं, वाष्पन की क्रिया बढ़ने लगती है, वाष्प दाब भी बढ़ने लगता है। ताप घटाते हैं, वाष्पन की क्रिया घटती है और जैसे जैसे वाष्पन की क्रिया घटती है वाष्प दाब भी घटता जाता है। एक ऐसा समय आएगा, एक वह ताप होगा जिस पर इसका वाष्प दाब घटते घटते इतना हो जाएगा कि ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो ये द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा और वही ताप इस द्रव का क्या होगा, हिमांक कहलाएगा। देखिए ये वाष्पन हो रहा है, वाष्प बन रहा है, अंदर वाष्प दाब लग रहा है। जब हम ताप बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं तो वाष्पन बढ़ने लगता है और जैसे जैसे वाष्पन की क्रिया बढ़ेगी वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा। हाँ, ताप को घटाएं, ऐसे ताप को हम उल्टे निकाल लें, ताप को घटा रहे हैं। जब ताप को हम घटाते हैं तो वाष्पन की क्रिया घट जाती है और वाष्प दाब भी घटने लगता है। एक समय ऐसा आएगा कि इस द्रव का वाष्प दाब इस ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तब ये ताप जो है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को इस द्रव का हिमांक कहेंगे, क्योंकि इस ताप पर ये द्रव ठोस अवस्था में बदलना शुरू कर देता है या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो क्या हो गया, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है वह ताप, अब हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव अथवा जल का वाष्प दाब उसके किसी ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव अथवा जल का वाष्प दाब उसके किसी ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। इसे TF से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक डिग्री केल्विन अथवा डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये रहा हिमांक का परिभाषा। अब हम देखते हैं हिमांक अवनमन क्या होता है। हिमांक अवनमन कैसे पता चलेगा, एक हम ग्राफ बनाते हैं। जब कोई हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो इसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण हिमांक का अवनमन हो जाता है और वही हिमांक में कमी आ जाती है और इसी कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हम एक ग्राफ से समझे तो बेहतर रहेगा। मान लेते हैं ये एक्स वाई प्लेन में एक ग्राफ बना रहे हैं, ये एक्स और ये वाई। इस पर दिखा दे रहे हैं वाष्प दाब और इस पर दिखा दे रहे हैं ताप और ये ओरिजिन पॉइंट है 0। शुद्ध विलायक का ग्राफ हम यहां दिखा दिए। ये शुद्ध विलायक का ग्राफ है, शुद्ध विलायक का ये ताप वर्सेज वाष्प दाब का ग्राफ है। इस ग्राफ से पता चल रहा है क्या, जैसे जैसे ताप टेम्परेचर अभी इतना है,
वाष्प दाब इतना है। किस ग्राफ के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें एक्स पर और वाई पर, तो ये पता चलता है कि इतना ताप इतना वाष्प दाब। ताप बढ़ा रहे हैं, इतना ताप, वाष्प दाब इतना बढ़ गया। ताप बढ़ा दिए इतना, वाष्प दाब भी इतना। मतलब ये ताप वर्सेज वाष्प दाब का ग्राफ है। ये बता रहा है कि वाष्प दाब जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ये शुद्ध विलायक है। आगे एक और हम ग्राफ बनाते हैं विलयन का, क्योंकि वाष्प दाब का अवनमन पढ़ना है। और वाष्प दाब का अवनमन तब होगा जब विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मतलब जिसका वाष्प ही न बने, जिसका वाष्प ही न बने। अभी शुद्ध विलायक था, यहाँ पर थोड़ा हम समझ लें। ये शुद्ध विलायक के अणु हैं, ये शुद्ध विलायक के अणु हैं और सतह के अणु ही वाष्पित होते हैं। सारे अणु वाष्पित होंगे और सारे अणु वाष्प बनाएंगे, जिसके कारण इसमें वाष्प दाब मिलेगा। अब क्या करते हैं, वही बर्तन में कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं, जिसके कारण ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ये अवाष्पशील, ये वाष्पशील, ये अवाष्पशील, ये वाष्पशील, ये अवाष्पशील, ये वाष्पशील। अब क्या होगा, अब यहाँ पर होगा क्या, ये तो वाष्पित नहीं होगा, ये वाष्पित होगा, ये वाष्पित नहीं होगा, ये वाष्पित होगा, ये वाष्पित नहीं होगा, ये वाष्पित होगा। मतलब अवाष्पशील विलेय पदार्थ है जो मान लेते हैं कि बी है और ये ए है। बी के अणु वाष्पित ही नहीं होंगे और सतह पर पहले सब ए के अणु थे, सब ए के, तो सब वाष्पित हो जाते थे, वाष्प ज्यादा बनता था, वाष्प दाब भी ज्यादा मिलता था। जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ हम मिला देते हैं, जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं, तो इसमें कुछ अणु ऐसे हो जाते हैं जो वाष्पित ही नहीं होते हैं, जिसके कारण बर्तन के अंदर वाष्प की कमी हो जाती है और वाष्प दाब भी घट जाता है। उसी ताप पर हम ताप में कोई परिवर्तन नहीं किए, लेकिन अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो किसी भी ताप पर, पर्टिकुलर ताप पर हम देख लें, इसी ताप पर तो कोई विलयन बना दिए तो उसके वाष्प दाब में, ये वाष्प दाब इसका इतना मिल रहा है, तो विलयन बन गया तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, ऊपर तो होगा नहीं। तो नीचे जब आएगा तो इसका ग्राफ हमें कहीं ना कहीं इस तरह का हमें नीचे मिलेगा। यहाँ पर लिख देते हैं ठोस विलायक, विलायक, ठोस विलायक। वही विलायक था ठोस अवस्था है, नहीं विलयन है। इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो ये विलयन है, विलयन मिल गया। विलयन का वाष्प दाब देखिए कम उसी ताप पर, और विलायक का वाष्प दाब अधिक, क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया गया। अब देखिए हिमांक हमें जानना है, तो हिमांक तो वह ताप होता है, हिमांक तो वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वो तो हिमांक वह ताप होता है जिस पर किसी विलायक का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को विलायक का हिमांक कहेंगे। और वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को विलयन का हिमांक कहेंगे। तो एक काम करते हैं, ठोस के वाष्प दाब के बराबर करना है तो एक ठोस का क्यों ना हम ग्राफ बना लें। ये देखिए ये ठोस का ग्राफ है, ये है ठोस का ग्राफ। ठोस का, ये ठोस का भी जो होता है, ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब इसका भी बढ़ता जाता है। अब इस ग्राफ को हम थोड़ा आगे बढ़ा दें, यहाँ पर मिल गया, ये ऐसा पॉइंट है और इसके नीचे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये टेम्परेचर ऐसा ताप है जो बता रहा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जो शुद्ध इस ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अर्थात ये ताप जो बनेगा, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करके दिखा दे रहे हैं, ये टी नॉट एफ बनेगा, टी नॉट एफ बनेगा, क्योंकि ये विलायक का वाष्प दाब इस ताप पर क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। ये विलायक का हिमांक कहलाएगा, ये ताप क्या कहलाएगा, विलायक का हिमांक कहलाएगा। अब थोड़ा हम विलयन का देख लें, तो विलयन को हम देखने के लिए विलयन का भी ग्राफ हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए ये ग्राफ बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया। ये ताप ऐसा है, यहाँ पर मिल रहा है, ये ताप ऐसा है जिस पर
इस विलयन का वाष्पदाब इस ठोस के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, अर्थात ये ताप ऐसा होगा जो विलयन का हिमांक कहलाएगा, और ये ताप ऐसा होगा जो विलायक का हिमांक कहलाएगा। इसे हम TF से प्रदर्शित कर देते हैं, विलयन को हम TF से प्रदर्शित कर देते हैं। अब देखिए, विलायक का हिमांक अधिक है और विलयन का हिमांक कम है, और इसी कमी को हम क्या कहेंगे? हिमांक अवनमन कहेंगे। इसी कमी को क्या कहेंगे? ये यहाँ से यहाँ तक है डेल्टा, यहाँ पर हम निकाल करके दिखा रहे हैं, डेल्टा TF बन जाएगा, डेल्टा TF बन जाएगा, और यही डेल्टा TF क्या होगा? हिमांक अवनमन होगा। ये हिमांक अवनमन आखिर में हुआ क्यों? एक ही ताप पर देखा जाए तो इसका वाष्पदाब P0 है, ये विलायक का वाष्पदाब, और इसी ताप पर वाष्पदाब इसका है PS। अगर उसी ताप पर वाष्पदाब, इसी ताप पर विलायक का वाष्पदाब और विलयन का वाष्पदाब एक ही रहा होता तो ये भी ग्राफ इसी पर कोलैप्स हो जाता और हमें कोई अंतर नहीं मिलता, हिमांक में भी कोई अंतर नहीं मिलता। ये हिमांक में दोनों में अंतर बस इसलिए मिल रहा है कि एक ही ताप पर विलायक का वाष्पदाब अधिक और विलयन का वाष्पदाब कम। इसी वाष्पदाब में अंतर के कारण हिमांक में भी अंतर मिला, और हिमांक का जो अंतर है यही हिमांक अवनमन कहलाएगा। हिमांक का जो अंतर है वही हिमांक अवनमन कहलाएगा। तो अब हम इस ग्राफ से समझ लिए हैं। भी काम करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, क्योंकि इस ग्राफ के बारे में हम फार्मूला आगे बढ़ाएंगे, और इसे वीडियो को पॉज करके अपना खुद नोट्स बनाते रहें, बेहतर होगा। तो देखिए, यहां पर हम लिख सकते हैं P0F बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक। ये शुद्ध विलायक का हिमांक का मतलब ये कि इस ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब ठोस के वाष्पदाब के बराबर होगा, और TF बराबर होगा विलयन का हिमांक विलयन का हिमांक। और हम अगर कर दे T0F माइनस TF तो मिल जाएगा डेल्टा TF, ये होगा डेल्टा TF, इसे कहेंगे हिमांक अवनमन हिमांक अवनमन। ये डेल्टा TF ये बता रहा है कि जब हम विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो हिमांक में कितनी कमी हो गई। पहले हिमांक इस ताप पर था, अब हिमांक इस ताप पर हो गया, और कम करने पर ये हिमांक है। यही कमी जो है, यही अंतर जो होता है, हिमांक अवनमन होता है। अच्छा, ये डेल्टा TF जो हो किसके कारण मिला है? इस वाष्पदाब में कमी के कारण। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि डेल्टा TF है समानुपाती है P0 माइनस PS की, P0 माइनस PS की। डेल्टा TF समानुपाती P0 माइनस PS। वाष्पदाब में जितनी कमी होगी उसी के अकॉर्डिंग हिमांक का अवनमन भी उतना अधिक होगा। P0 क्या है? P0 है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, और PS क्या है? विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब। अब यही हिमांक, ये वाष्पदाब अवनमन P0 माइनस PS बराबर वाष्पदाब अवनमन है वाष्पदाब में। ये वाष्पदाब में जितनी कमी होगी उसी के हिसाब से हिमांक भी अवनमन उतना ही होता जाएगा। अब ये P0 माइनस PS वाष्पदाब का अवनमन किस पर बात पर निर्भर करता है? थोड़ा इसको देख लें। मान लेते हैं कि ये A है और ये B है, ये A है और ये B है। B क्या है?
अवाष्पशील है, अवाष्पशील। और ए क्या है, ए क्या है, वाष्पशील है, वाष्पशील। वाष्पशील मतलब सभी जल, अवाष्पशील मतलब सभी ठोस। इसमें ठोस क्या लिया जाता है, यूरिया लिया जा सकता है, ग्लूकोज लिया जा सकता है, और क्या, शुगर लिया जा सकता है। वैद्युत अनवघट्य वाला ठोस लिया जाएगा। अच्छा, तो ये बी के मोल के कारण ये अवनमन हुआ। पी नॉट होता, केवल पी नॉट रह जाता, अगर केवल ए रहता तो हमें वाष्प दाब पी नॉट मिलता, लेकिन बी के कारण कुछ कमी आ गया। कितना कमी आ गया, वो हो गया पी एस। बी के कारण कमी आया, बी के कारण वाष्प दाब में कमी आई। अच्छा, बी के मोल की संख्या ज्यादा मिला दें तो वाष्प दाब में ये जो कमी मिल रहा है वो अधिक मिलेगा। बी के मोल की संख्या कम रहे तो वाष्प दाब का कमी जो मिल रहा है वो कम मिलेगा। अर्थात बी के मोल की संख्या अधिक होने का मतलब बी का मोल प्रभार अधिक। जैसे जैसे बी का मोल प्रभार जिसमें बढ़ता जाएगा ये कमी अधिक मिलती जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस समानुपाते जीटा बी, ये विलेय के मोल प्रभार है, इसलिए डेल्टा टी एफ समानुपाते जीटा बी हम भी कह सकते हैं। बस ये इतना हमारा हिमांक और हिमांक अवनमन से रिलेटेड फार्मूला है। और हिमांक अवनमन की परिभाषा क्या हो जाएगी, हिमांक अवनमन की परिभाषा भी ले लिया जाए। किसी शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य वैद्युत अनवघट्य पदार्थ मिलाने पर विलयन की वाष्प दाब में कमी हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक में भी कमी मिलती है, हिमांक में कमी प्राप्त होती है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक में कमी प्राप्त होती है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं, इसी को हिमांक अवनमन कहते हैं, इसे टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया हिमांक अवनमन और अब हमारा टॉपिक हो गया हिमांक अवनमन और मोललता में संबंध बताने का। अब हम टॉपिक पर चलते हैं हिमांक अवनमन और मोललता में संबंध। अगला टॉपिक होगा हिमांक अवनमन और मोललता में संबंध। हिमांक अवनमन और मोललता में संबंध तो प्रयोग द्वारा ये प्राप्त होता है, इसका कोई थ्योरी नहीं है, प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है कि हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, समानुपाती
होता है, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टी एफ समानुपाते यम। यम क्या है? मोललता, विलयन की मोललता। समानुपाती का चिन्ह हटा सकते हैं, के एफ इंटू यम। यहां पर दिखा देते हैं, यम बराबर विलयन की मोललता। के एफ क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका मान क्या होता है? जिसका मान विलायक पर निर्भर करता है। मतलब अलग अलग विलायक के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलल अवनमन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसका मान अलग अलग विलायक पर अलग अलग होगा, विलायक पर ही निर्भर करता है। हर विलायक के लिए अलग होता है, जैसे जल के लिए अलग होगा, बेंजीन के लिए अलग होगा, तो किसके लिए कितना होगा इसका मान, ये एक चार्ट भी हम लिखवा देंगे अभी। मोललता के बारे में जान रहे हैं। मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलायक का बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार इन केजी में। ये मोललता का सूत्र होता है। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ, विलेय का भार को हम डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, विलेय के अणुभार को स्मॉल एम से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, और गुणे विलायक का भार को हम कैपिटल डब्ल्यू से दिखा दे रहे हैं इन केजी। ये विलायक का भार हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले से किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यह अणुभार है, इसमें से डेल्टा टी एफ का मान रहे, के एफ का मान रहे, इसका मान है, इसका मान है, तो ये मान निकल जाएगा। विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, विलेय का भार ज्ञात कर सकते हैं, जो भी चाहेगी ये तीन में से एक को ज्ञात कर सकते हैं, ये इस फार्मूले से। के एफ क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कर देते हैं, एक यहाँ लिखते हैं हेडिंग, मोलल अवनमन, बार बार उन्नयन सॉरी, मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है? देखिए, यहाँ से अगर परिभाषित करें, यहाँ से, तो यहाँ से देखें, यहाँ बॉक्स बनाकर भी दिखा रहे हैं, डेल्टा टी एफ बराबर यदि यम बराबर हो 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी। 1 मोल पर केजी को हम कहते हैं, 1 मोल पर केजी को कहते हैं मोलल विलयन। ऐसा विलयन, मोलल विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसकी मोललता 1 मोल पर केजी होती है, उसे मोलल विलयन कहते हैं। अगर यम बराबर 1 हो, अर्थात मोलल विलयन हो, तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, अर्थात उसका हिमांक अवनमन ही मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम परिभाषा, मोलल विलयन का हिमांक अवनमन, मोलल विलयन का हिमांक अवनमन उसके मोलल
अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। ये एक डिफिनेशन हो जाएगा मोलर अवनमन स्थिरांक का। दूसरा एक डिफिनेशन बना सकते हैं, ये विलेय का भार है। अगर जो है यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पर यदि विलेय का भार 1 ग्राम, ये विलेय का भार बटे अणु भार को क्या कहते हैं, एक परिभाषा दूसरा दिखाया जा सकता है। भार बटे अणु भार को मोल कहते हैं, भार बटे अणु भार को मोल कहते हैं। तो यहां से परिभाषा हम ऐसे बना सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ, भार बटे अणु भार, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार किसमें, केजी में। अब देखें, यदि विलेय के मोलों की संख्या बराबर 1 हो और क्या, विलायक का भार बराबर 1 केजी हो, तो देखें डेल्टा टीएफ बराबर केएफ 1/1। इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा केएफ। तो परिभाषा अब इससे भी हो सकता है, बन सकता है, कैसे, विलेय की मोलों की संख्या 1, विलायक का भार 1 केजी। अगर 1 केजी विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को घोलने पर, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को घोलने पर जो हिमांक अवनमन प्राप्त होता है वही मोलर अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं, यहां पर परिभाषा लिख देते हैं दूसरा, 1 केजी शुद्ध विलायक में 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को मिलाने पर विलयन का हिमांक अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। के बराबर होता है। ये परिभाषा रहा मोलल अवनमन स्थिरांक का। अब हम मोलल अवनमन स्थिरांक अलग अलग विलायक के लिए अलग अलग होता है, और मोलल अवनमन स्थिरांक का एक मात्रक हम लिख देते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक। इसे हम मिटाते हैं, इसे नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। और हाँ, हमारा एक विशेष रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। केएफ का मात्रक है, केएफ का मात्रक।
तो के एफ का मात्रा निकालने के लिए फार्मूला लिखना पड़ेगा। डेल्टा टी एफ बराबर होगा एन अप डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एन अपान डब्ल्यू इन के जी। एन क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार है। ये क्या है? मोलर कॉनमन स्थिरांक है। तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू अपान एन। के एफ बराबर हो जाएगा, इसका मात्रक होता है केल्विन, डिग्री केल्विन, इसका मात्रक होता है केजी और इसका मात्रक होता है मोल। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल, ऐसे ही मात्रक बन जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कि एफ का मान किस विलायक के लिए कितना होता है। इसे अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, और अगले लेक्चर के बाद हमारा आ जाएगा, एक दो लेक्चर के बाद जो है ये टॉपिक ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।